मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैसूर के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा कि आधुनिक भारत में किस तरीके से अंग्रेज़ जो है बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, फिर बंगाल के ही धन से जो है मैसूर को विजय करते हैं। मैसूर को हमने बंगाल के बारे में अध्ययन किया। बंगाल में हमने देखा बिहार और कौन कौन शामिल था, उड़ीसा और बंगाल, हाँ बांग्लादेश वर्तमान का बंगाल, ये इन तीनों को विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है द्वैत शासन लागू हो जाता है। द्वैत शासन मैंने बताया ना, इलाहाबाद संधि के बाद में द्वैत शासन यहाँ पर लागू हो जाता है। उसके बाद में जो है इनका अगला टारगेट क्या होता है, मैसूर का। मैसूर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, हैदर अली के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ लिया था। मैसूर की कहानी मैंने बताया था कहाँ से शुरू होती है। पहले मध्यकालीन समय में जब अकबर का शासनकाल था तो दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण साम्राज्य थे। कौन कौन से, विजयनगर और बहमनी। ये बहमनी साम्राज्य था और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था। ये विजयनगर साम्राज्य था, ये बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में 5 प्रमुख संघ थे। गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर। ये 5 प्रमुख संघ थे। कहाँ पर, अहमदनगर में, बहमनी साम्राज्य में। ठीक, तो 1565 ईस्वी में एक युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य में, जिसको क्या कहा जाता है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध, राक्षस तांगड़ी का युद्ध, या फिर इसको तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। सन याद रखना है, डेट याद रखना है, 1565 में। तो 1565 में उस समय उत्तर भारत में मुगल सत्ता में कौन बैठा हुआ था, अकबर बैठा हुआ था। ठीक, तो राक्षस तांगड़ी के युद्ध में बहमनी के 4 संघ शामिल होते हैं। बरार शामिल नहीं होता है। प्रश्न आया हुआ है 5 में से कौन सा शामिल नहीं होता है राक्षस तांगड़ी में, बरार शामिल नहीं होता है। कौन कौन शामिल होते हैं, बहमनी अहमदनगर शामिल होता है, बीदर शामिल होता है, बीजापुर और गोलकुंडा, ये 4 शामिल होते हैं, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की जो है हार होती है और विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसी में एक टुकड़ा बनता है मैसूर। एक टुकड़ा कौन सा बनता है, मैसूर। और मैसूर में एक वंश है, 1612 ईस्वी में एक वंश की स्थापना होती है जिसको बोलते हैं वाडियार वंश। कौन सा वंश, वाडियार वंश। तो मैसूर में एक हिंदू शाही शासन सत्ता की बागडोर संभाली जाती है, शासन सत्ता स्थापित होता है वंश, जिसको बोलते हैं वाडियार वंश 1612 ईस्वी में। और इसमें सबसे कमज़ोर शासक सिद्ध होता है चिक्का कृष्णराज के समय जो है यहाँ पर सत्ता किसके हाथों में आ जाती है, मंत्रियों के हाथों में। 2 प्रमुख मंत्री नंदराज और देवराज के। उसी दौरान नंदराज के दौरान ही मैसूर की सेना में एक व्यक्ति शामिल होता है जिसका नाम था हैदर अली। जिसका नाम क्या था, हैदर अली। हैदर अली को हमने देख लिया था 622 ईस्वी में इसका क्या होता है, जन्म होता है। वो 1722 में हैदर अली का जन्म होता है। ठीक, और ये सेना में शामिल होता है, 1722 में जन्म होता है। ठीक है, और 1755 में इसको डिंडीगुल किले का फौजदार बनाता है। नंदराज जो है डिंडीगुल किले का क्या बनाया जाता है, फौजदार, 1755 ईस्वी। और 1755 ईस्वी में ही डिंडीगुल किले में फ्रांसीसियों की सहायता से क्या स्थापित करता है, आधुनिक शस्त्रागार। 1755 में ही आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करता है, किसकी सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से, डिंडीगुल में। डिंडीगुल यहाँ पर है, मैप में देखो, ये मैसूर है, डिंडीगुल यहाँ पर है। ठीक, तो इस तरीके से डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित हो जाता है।
इसके बाद में 1755 के बाद में जो है प्रमुख डेट कब आता है? 1760 और 61 का समय। 1760 में नंदराज को, उस समय 1764 में, इस दौरान 1764 में मराठों ने आक्रमण कर दिया था। 1764 में मराठों ने क्या कर दिया था? आक्रमण। इसके बाद मतलब ये 1760 पहले आएगा। 1760 और 61 में नंदराज की हत्या कर देता है। 1760 में बंदी बना करके, और 1761 में जो है नंदराज की हत्या कर देता है। कौन? हैदर अली। हत्या करके, और फिर मैसूर में 1761 में हैदर अली ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, मुस्लिम सत्ता की स्थापना की हैदर अली ने। कब? 1761 में। तो ये डेट याद रखना है। 1761 में मुस्लिम सत्ता ने किस पर जो है अधिकार किया? मैसूर पर, हैदर अली ने। यहाँ तक की कहानी थी। इसके बाद में जो है 1764 में इसी के शासनकाल में मराठों का क्या होता है? आक्रमण होता है। मराठों का आक्रमण होता है। और 1764 में बंगाल में एक प्रमुख युद्ध होता है जिसका क्या नाम था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। और 1764 में मराठे भी जो है दक्षिण में अर्थात मैसूर पर आक्रमण करते हैं 1764 में। तो यहाँ पर चूंकि मैसूर एक उभरता हुआ जो है उभरती हुई शक्ति थी, तो उत्तर में जो है अब बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया था। उत्तर में क्या थे? मराठे थे। उत्तर में मराठे थे। और इसके पूरब और जो है पूर्व वाले साइड में, मैसूर के उत्तर पूर्व वाले साइड में कौन सा? फ्रांसीसी, मतलब ये थे, कर्नाटक वगैरह था। कर्नाटक और हैदराबाद ये सारे थे। कर्नाटक और हैदराबाद, ये पूरा कर्नाटक था, यहीं पर हैदराबाद राज्य था। तो हैदराबाद, कर्नाटक और मराठे ये लोग भयभीत थे। और कर्नाटक में मुख्य रूप से कौन थे? अंग्रेज थे। मद्रास में कौन थे? अंग्रेज। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी। तो मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए थे। इनकी जो है यहाँ पर किलेबंदी थी। यहाँ पर एक किला था। किला बताना कौन सा किला था? फोर्ट कौन सा था? सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। और सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में। सेंट जॉर्ज मद्रास में। तो मद्रास में किले में अंग्रेज थे। तो अंग्रेज, मराठे और ये सब क्या थे? भयभीत थे। ठीक। तो इसी दौरान जो है इनसे आंग्ल मैसूर संघर्ष होता है। अंग्रेजों का और मैसूर सत्ता का क्या होता है? संघर्ष होते हैं। और 4 प्रमुख क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। 4 प्रमुख जो है अंग्रेजों के साथ में मैसूर का क्या होता है? युद्ध होता है। हमने देखा कर्नाटक के कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। और बंगाल में कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। कौन से? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, याद करते हुए चलना है। और इनमें जो है अक्सर पूछता है, मिलान करने के लिए आ जाता है। एक तरफ समय दे देगा और एक तरफ दे देगा कौन सा युद्ध कौन से समय में हुआ है। तो ये जो है कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। उसके बाद में आप जो है इसको आसानी से मिलान कर सकते हो। तो यहाँ पर आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो 1782 ईस्वी में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु। 1722 में इसकी जो है इसका जन्म हुआ और 1782 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मात्र जो है 60 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है, पोर्टो नोवा के युद्ध में। ठीक। इसके बाद में इसका बेटा टीपू जो है सत्ता में आता है। और 1784 तक जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता रहता है। ठीक है। तो ये सब हम लोग अभी आगे अध्ययन कर देंगे। टीपू के बारे में हमने थोड़ा बहुत मतलब बता देता हूँ फिर से, पहले मैंने अध्ययन कर लिया था। टीपू जो है एक बहुत ही आधुनिक सोच का व्यक्ति था, शासक था। इसने जो है अपने मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए, गोदीबाड़ा स्थापित किए। यानी तट के सहारे जो है फ्रांसीसियों की और यूरोपियों की सहायता से इसने जो है आधुनिक शस्त्रागार के साथ साथ में इधर पूरा ये तट था ना, ये सब गोदीबाड़ा अर्थात पत्तन स्थापित किए। विदेशों में इसने अपने क्या भेजे? राजदूत भेजे विदेशों में। तो ये सब प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ भेजे? मॉरिशस में भेजा, फ्रांस में भेजा, कुस्तुनतुनिया में भेजा, तुर्की में भेजा, अरब में भेजा। इन सब देशों में क्या भेजे? अपने राजदूत भेजे। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 में क्रांति हुई थी
फ्रांसीसी क्रांति। तो इस क्रांति के दौरान इसने मैसूर की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में इसने एक क्लब की स्थापना की। हाँ, फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसी सैनिकों के कहने पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये किसका प्रतीक था? फ्रांसीसी जो है फ्रांसीसी क्रांति की। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप भारत में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। और स्वयं इसका क्या बना? सदस्य बना। जैकोबिन क्लब का स्वयं क्या बना? सदस्य बना। ठीक है। और इसके अलावा फ्रांस और भारत की मैत्री को दर्शाने के लिए श्रीरंगपट्टनम में ही एक वृक्ष लगाया था जिसका नाम था स्वतंत्रता का वृक्ष। कौन था वृक्ष? स्वतंत्रता का वृक्ष। क्योंकि देखो, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के क्या थे? शत्रु थे, दुश्मन थे एक दूसरे के। तो ये बहुत अच्छी तरीके से टीपू सुल्तान जानता था कि अगर फ्रांसीसियों की सहायता लेंगे तो अंग्रेज़ों को भारत में हम परास्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही जगह के तो हैं, दोनों यूरोप से ही हैं। यूरोपीय जो है पावर फ्रांसीसियों के पास भी है और यूरोपीय पावर अंग्रेज़ों के पास भी है। तो फ्रांसीसी सहयोग से, फ्रांसीसी चूँकि आधुनिक थे, उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, आधुनिक हथियार थे, बारूद, गोला बारूद था, तो उसकी सहायता से भारत में टीपू सुल्तान ने बहुत कुछ जो है किया। यहाँ तक कि जो है एक समय जब फ्रांस में नेपोलियन का शासन था। फ्रांस में किसका शासन था? नेपोलियन के शासन के समय फ्रांस को पत्र लिखता है, फ्रांस के शासक को, नेपोलियन को, क्यों? कौन? टीपू सुल्तान, कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में सहायता दो। नेपोलियन को पत्र लिखता है। तो नेपोलियन अपनी एक सैन्य टुकड़ी मंगलौर भेजता है। मंगलौर यहाँ पर है, मंगलौर अपनी एक सैन्य टुकड़ी जो है भेजता है। कौन? नेपोलियन। तो नेपोलियन से भी सहायता मांगता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इसके अलावा भारत में टीपू ने क्या क्या किए? बहुत सारे प्रयोग किए, साइंटिफिक प्रयोग किए। इसने जो है आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए, डिंडीगुल वगैरह में था ही, इसके अलावा कई जगह और स्थापित किए। और इसके अलावा भारत का पहला अगर रॉकेट के क्षेत्र में किसी ने बढ़ावा दिया तो कौन था? टीपू सुल्तान। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, आपको जो है जो उसकी किताब आती है उसमें मिल जाएगा और कहीं नहीं मिलेगा। और एक किताब आती है, क्या नाम है उसका? लूसेंट में ये फैक्ट मिल जाएगा कि भारत में जो है सबसे पहले आधुनिक समय में जो प्रक्षेपास्त्र है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो किसकी देन है? टीपू सुल्तान की देन है। ठीक। तो इस तरीके से टीपू के बारे में ये कुछ जानकारी थी। अभी बाद में अभी फिर जब हम चर्चा करेंगे किसमें? हाँ, तो इसी की तो बात कर रहा हूँ, यही तो है लूसेंट में जो है कुछ फैक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं। तो अब हम लोग जो है आंग्ल मैसूर संघर्ष की बात करेंगे। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। तो देखो यहाँ से जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न के हिसाब से पढ़ेंगे। आंग्ल मैसूर संघर्ष के कारण क्या थे? सबसे पहली बात, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो रहा था, बंगाल विजित कर लिया था। अब दक्षिण भारत में एक शक्ति जो है मैसूर में उभरती है और तेज़ी से विस्तार होता है। मराठे तो थे ही, मराठे के साथ साथ में मैसूर भी उभरते हैं। तो अंग्रेज़ जो है इससे भयभीत होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमने दबाया नहीं मैसूर को तो हमारे लिए दक्षिण भारत जो है क्या बन जाएगा? नासूर बन जाएगा। क्योंकि शुरुआत में दक्षिण में ही तो ये आते हैं, शुरुआत में भाई सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं अंग्रेज़, और इसके अलावा मछलीपट्टनम में लगाते हैं, और यहीं पर जो है मैसूर है। ठीक। और जो है ये सब पूरा मैसूर वाला क्षेत्र है। अब मैसूर वाले क्षेत्र में अगर कोई शक्ति बढ़े, फिर मराठों को टक्कर दे, हैदराबाद को टक्कर दे, बगल में मद्रास है, इन सबको टक्कर दे, तो अंग्रेज़ों के लिए बड़ा जो है बड़ी दिक्कत की बात थी कि हमारे लिए ये शक्ति बहुत जो है आगे चल करके नुकसानदायक होगी। तो इसीलिए जो है अब यहाँ पर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। कौन कितने होते हैं? 4, अंग्रेज़ों के बीच में और मैसूर के शासक के बीच में। मैसूर के 2 प्रमुख शासक थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये सत्ता में नहीं रहते हैं, क्योंकि 1761 में हैदर अली गद्दी पर बैठता है और 1799 में मैसूर का अंत हो जाता है। 1799 चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। बहुत कम समय तक जो है सत्ता में रहे। अगर भारत में, दक्षिण भारत के मराठे और जो है आपका मराठे हो गए, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, कर्नाटक हो गए, ये सब एक हो जाते तो वही उसी समय अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंका गया होता। लेकिन ये सब अपने अपने जो है
लालच में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और अंग्रेज उसका फ़ायदा उठाते रहे। तो अब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसका देखो समय याद रखना है, 1767 से लेकर के 1769 के बीच में ये होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1767 से लेकर के 1769 के बीच में समय पूछा जाता है। और इस दौरान क्या पूछा जाता है कि इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कारण क्या था इसका, ठीक है। कारण उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन समय पूछ लिया जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1767 से 1769 के बीच। और सबसे प्रमुख इस समय जो युद्ध खत्म होता है किसी न किसी संधि से। युद्ध कैसे खत्म होता है, या तो पूरी तरीके से जो है हरा दिया जाए, या फिर कब्जा कर लिया जाए, या फिर संधि करके समझौता कर लिया जाए। तो जो संधि होती है, पहली संधि होती है पहले युद्ध में, कौन सी, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि होती है। और इस युद्ध में सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है, हैदर अली अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से हरा देता है। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों को हराने वाला पहला जो है दक्षिण भारत का देसी शासक कौन होता है, हैदर अली। प्रश्न आता है, दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों को सर्वप्रथम परास्त करने वाला पहला देसी राजा, देसी जो है शक्ति कौन थी, हैदर अली। हैदर अली ने दक्षिण भारत में सबसे पहले किसको परास्त किया, अंग्रेज़ों को परास्त किया, ठीक। तो इस तरीके से मद्रास की संधि होती है और उस संधि के तहत ये युद्ध 1769 में खत्म हो जाता है। अब इस युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या होती हैं, देखो इस समय जो मैंने बताया कि इसके साथ में दक्षिण में मराठे भी शक्तिशाली थे, उत्तर में क्या था, मराठे थे, ठीक है। और पूर्व साइड में यहाँ पर हैदराबाद था, पूर्व साइड में हैदराबाद के निज़ाम थे, ठीक। और मराठे थे, मराठों को भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे। और मद्रास था, और क्या था, मद्रास में अंग्रेज़ थे। तो ये तीनों जो है भयभीत थे। तो कभी मराठे अंग्रेज़ों के पाले में रहते हैं और कभी मैसूर के साथ रहते हैं। तो शुरुआत में इन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने इनको बरगला लिया, मराठों को और हैदराबाद को। तो शुरू में इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज़ के साथ में कौन थे, मराठे थे और हैदराबाद का निज़ाम था। किस युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निज़ाम किसके साथ थे, अंग्रेज़ों के साथ में। तो एक त्रिगुट बनाते हैं, मराठे, निज़ाम, और हालांकि कर्नाटक भी इसी के समय में था। कर्नाटक वाला ये पूरा क्षेत्र, कर्नाटक वाला ये भी जो है अंग्रेज़ों के ही सहयोगी थे। तो ये लोग मिल करके जो है आक्रमण करते हैं किस पर, हैदर अली पर। कारण क्या था, हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति, हैदर अली की दक्षिण भारत में बढ़ती हुई शक्ति के कारण जो है इस पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो लेकिन हैदर अली इस चाल को समझ जाता है अंग्रेज़ों की। तो मराठों को अपने पक्ष में करने के लिए हैदर अली ने क्या किया, मराठों से जो है लालच दिया, मराठों को लालच दिया कि कुछ क्षेत्र जो है हम तुमको अपने मैसूर का तुम्हें दे देते हैं। तो मैसूर के कुछ क्षेत्र किसको दे दिया, हैदर अली ने, मराठों को। और मराठे किसकी तरफ आ गए, हैदर अली की तरफ आ गए। तो मराठे हैदर अली की तरफ आ गए। अब यहाँ से जो है मराठों ने और हैदर अली ने मिल करके मद्रास पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और मद्रास को तीनों तरफ से घेर लिया, मद्रास को तीनों तरफ से घेर लिया। और पूर्व साइड में तो बंगाल की खाड़ी है, हमने देखा कलकत्ता में जब मुग़ल शासक आक्रमण करते थे तो कलकत्ता से भाग करके कहाँ चले जाते थे, फीवर द्वीप में, फुल्टा द्वीप पे भाग जाते थे ना अंग्रेज़। लेकिन यहाँ पर मद्रास में बंगाल की खाड़ी पे इधर भागने का ऐसा कुछ जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन इन तीनों तरफ से मद्रास को घेर लेते हैं कौन, मराठे और हैदर अली। जीत लेते हैं मद्रास को, और ये बड़ी बुरी जीत होती है। तो बाद में मद्रास की संधि होती है 1769 ईस्वी में। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में पहली संधि कौन सी होती है, मद्रास की। तो चूँकि मद्रास पे कब्जा कर लिया इसलिए मद्रास में ही बैठ करके संधि करेंगे। तो इस ऐसे याद रखना है। तो मद्रास में एक संधि होती है किसके समय में, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। कब होती है, 1769 में, 1769 में। तो मद्रास की संधि होती है। और इस मद्रास की संधि में अब हारा हुआ कौन था, अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों से युद्ध का हर्जाना लिया जाता है, अंग्रेज़ों से क्या लिया जाता है, युद्ध का हर्जाना लिया जाता है। और इसके अलावा संधि के तहत ये होता है कि जो भी क्षेत्र हमने तुम्हारे जीते हैं हम तुमको फिर से क्या कर देते हैं, वापस लौटा देते हैं। और इसके अलावा जो है ये भी हुआ कि अगर कोई दूसरा तुम्हारे क्षेत्र में आक्रमण करता है, जैसे मद्रास पे अगर मराठे आक्रमण करते हैं तो फिर कौन, हैदर अली सहायता करेगा।
या फिर अगर मैसूर पर मराठे या हैदराबाद कोई आक्रमण करता है तो कौन सहयोग करेगा? अंग्रेज सहयोग करेंगे। तो हाँ, संधि में ये बात होती है कि एक दूसरे की क्या करेंगे हम लोग? सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन ये बात भाई देखो, जो वादे होते हैं राजनीति में, जो वादे किए जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। राजनीति में और प्यार में किए गए वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर राजनीति में वादा किया गया कि जो है संधि के तहत क्या होगा, हम लोग आपस में एक दूसरे को जो है सहयोग करेंगे। लेकिन ये सहयोग नहीं करते हैं। 1771 में जो है मराठे क्या कर देते हैं, मराठों पर जो है, हाँ, मराठे हैदर अली पर आक्रमण कर देते हैं। 1771 ईस्वी में मराठे आक्रमण कर देते हैं और जो है अंग्रेज सहायता नहीं करते हैं। तो इसलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की प्रमुख बातें क्या क्या होंगी? 1767 से लेकर के 1769 तक कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। और लास्ट में कौन जीत जाता है? हैदर अली। हैदर अली जीत जाता है। और संधि की मुख्य बातें क्या थी? अंग्रेजों से हर्जाना लिया गया युद्ध का, और दूसरी बात थी कि हाँ, जीती हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए, और तीसरी बात क्या हुई? सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सहयोग करेंगे। तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण ही बना एक दूसरे का सहयोग ना करना, एक दूसरे का सहयोग ना करना। इसके 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष कब होगा? 1780 में। तो 1780 से लेकर के 1784 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ऐसे समय याद रखना है। 11 वर्ष बाद 1769 याद रहेगा। 69 किस लिए महत्वपूर्ण है? मद्रास की संधि के लिए। तो 1780 से 1784 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इसकी जो संधि होती है, सबसे महत्वपूर्ण संधि कौन सी होती है? अब देखो, मद्रास तो यहाँ है पूर्व साइड में, और पश्चिम साइड में मैंगलोर है। कौन सा है? मैंगलोर। तो सीधे पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ आ जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो मैंगलोर की संधि होती है। इसके दौरान कौन सी संधि होती है? मैंगलोर की संधि होती है। ठीक, अब मंगलुरु कहते हैं उसको। तो मैंगलोर की संधि होती है। मैंगलोर की संधि कब होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान क्या होता है? मैंगलोर की संधि होती है। अब इस दौरान क्या होता है कि इसमें सबसे शुरुआत में जो है, अब अभी तक जो है ये पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल जो है सहयोग नहीं करता है। बंगाल के अंग्रेज जो है अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन बंगाल में अभी जो है गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल अब हो गया है, अभी तक गवर्नर था। अभी तक पहला गवर्नर बंगाल का कौन है? क्लाइव। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि से किसको गवर्नर बनाया गया? क्लाइव का। प्रशासनिक गवर्नर पहला कौन बनता है? क्लाइव। इसके बाद में गवर्नर जनरल पहला कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। आगे बताएंगे हम। तो अभी तक गवर्नर था। तो इसके बाद में जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो इस दौरान वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। अब वारेन हेस्टिंग्स के दौरान इस समय इसके जो है अंग्रेज मद्रास के 2 सेनापति हारे जाते हैं। एक तो हेक्टर मुनरो और एक कर्नल वेली और हेक्टर मुनरो को याद रखना है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में भी था, पढ़ाया ना तुमने? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मद्रास से सेना भेजी गई थी। हेक्टर मुनरो ही सेनापति था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। किसको हराया था? 3 संयुक्त सेनाओं को, सुजाउद्दौला को, शाह आलम द्वितीय को और मीर कासिम को। तीनों की संयुक्त सेनाओं को किसने हराया था? हेक्टर मुनरो ने। तो हेक्टर मुनरो और कर्नल वेली को कौन हरा देता है? हैदर अली हरा देता है। और इस दौरान अभी तक मराठे जो है किसके सहयोग में थे? हैदर अली के सहयोग में थे। मराठे, निजाम, ये सब जो है एक त्रिगुट बनाते हैं और आक्रमण करते हैं किस पर? अंग्रेजों पर आक्रमण करते हैं। तो कर्नल वेली और हेक्टर मुनरो दोनों को हरा करके भगा देता है हैदर अली। अब जब ये हार जाते हैं तो सूचना कहाँ पहुँचती है? बंगाल। कहाँ पहुँचती है? बंगाल। और बंगाल में गवर्नर जनरल कौन था? इस समय? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल से आयरकूट को भेजता है। किसको भेजता है? आयरकूट को। आयरकूट कहाँ से आता है? एक सेनापति आता है। आयरकूट कहाँ से आता है? बंगाल से। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें आपको देखना है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ और मैंगलोर की संधि इसके महत्वपूर्ण है। और इस समय
बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और वारेन हेस्टिंग आयरकूट को भेजता है हैदर अली के खिलाफ, क्योंकि हैदर अली ने इसके पहले कर्नल वैली और हेक्टर मुन्नो जैसे ऐसे नेतृत्व करने वाले जिन्होंने बक्सर का युद्ध जीता था और 3 संयुक्त सेनाओं को हराया था, तो हेक्टर मुन्नो को हरा करके भगा देता है कौन? हैदर अली। तो भाई यहाँ पर फिर बंगाल में बैठे हुए, अब चूंकि बंगाल में ही जितने भी, चाहे मुंबई हो चाहे मद्रास हो, इनके सब ये सब किसके अंडर में थे? बंगाल के अंडर में थे। तो बंगाल को गवर्नर जनरल पद दिया गया था और गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग आयरकूट को भेजता है हैदर अली के खिलाफ और आयरकूट आता है 1781 में, वहाँ से चलता है और 1782 में इसके साथ में युद्ध होता है। किसके साथ में? हैदर अली के साथ में। हैदर अली के साथ में पोर्टा नोवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पोर्टा नोवा। तो याद रखना है, पोर्टा नोवा का युद्ध होता है 1782 में। 1782 में किसके किसके बीच होता है? अंग्रेजी सेनापति आयरकूट और हैदर अली के बीच में पोर्टा नोवा में एक युद्ध होता है। और इसी दौरान अंग्रेज एक चाल खेल जाते हैं, जो मराठे रहते हैं, निजाम रहते हैं, इनको अपने पक्ष में कर लेता है। मराठों को अपने पक्ष में करने के लिए सालबाई की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? सालबाई की संधि 1782 में होती है। 1782 में एक संधि होती है मराठों और अंग्रेजों के बीच में, सालबाई की संधि। जब हम मराठी पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरीके से उसको बताएंगे, बस यहाँ ध्यान रखो। एक संधि होती है सालबाई की संधि, और इस संधि के तहत जो है अंग्रेजों ने मराठों को अपने पक्ष में मिला लिया। तो 2 बातें हुई। पहली बात, मराठों को अपने पक्ष में मिला लिया गया, और दूसरी बात, आयरकूट जैसा सेनापति आया बंगाल से हैदर अली को हराने के लिए। तो 1882 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सालबाई की संधि से मराठे जो है हैदर अली का साथ छोड़ देते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में आ जाते हैं। और दूसरी बात, आयरकूट के साथ युद्ध होता है, पोर्टा नोवा का युद्ध, और इस पोर्टा नोवा के युद्ध में किसको हरा देता है आयरकूट? हैदर अली को, और वो घायल हो जाता है हैदर अली, और इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1782 ईस्वी में हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हैदर अली का बेटा टीपू, इसी युद्ध के दौरान प्रश्न आएगा, टीपू एंट्री कब मारता है आंग्ल मैसूर युद्ध में? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कब एंट्री मारता है? दूसरे। कब आता है? 1782 में, क्योंकि 1782 में उसका फादर, उसका पिता क्या हो गया? मर गया। कौन से युद्ध में? पोर्टा नोवा का युद्ध में। कौन से युद्ध में? पोर्टा नोवा के युद्ध में। और 1782 में एंट्री होती है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की बहुत सारी विशेषताओं का हमने जिक्र कर ही दिया था। अब ये एंट्री मारता है तो 1784 तक जो है छुटपुट युद्ध होता रहता है, और 1784 में अंग्रेज और टीपू के बीच में कौन सी संधि होती है? मंगलौर की संधि होती है। और यहाँ पर युद्ध जो है लगभग बराबर रहता है, न किसी का पलड़ा भारी रहता है न किसी का कम रहता है। पहला युद्ध किसने जीता? हैदर अली ने। दूसरा युद्ध जो है बराबर अनिर्णायक रहा, किसी प्रकार से किसी के पक्ष में नहीं गया। तो दोनों को मिल करके, अंग्रेजों को और टीपू को मिल करके 1784 में एक संधि करनी पड़ी, जिसको कहा गया मंगलौर की संधि। और उस मंगलौर की संधि के तहत ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की जो महत्वपूर्ण बातें हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कब से कब तक होता है? 1780 से लेकर के 1784 तक होता है। और इस समय हैदर अली मारा जाता है किस युद्ध में? पोर्टा नोवा के युद्ध में। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से ही आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी हैदर अली से युद्ध करने के लिए। किसके नेतृत्व में? आयरकूट के नेतृत्व में। और आयरकूट और हैदर अली के बीच कौन सा युद्ध होता है? पोर्टा नोवा का युद्ध। कब होता है? 1782 में। और इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है और वहाँ पर एंट्री मारता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का दूसरा शासक बनता है, राजा बनता है। और जो है 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि होती है टीपू के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। तो याद रखना है, मैंगलोर की संधि किसके बीच में होती है? हैदर अली के बीच में नहीं होती है। हैदर अली तो मर गया, तो किसके बीच में होती है? टीपू और अंग्रेजों। लेकिन पहली संधि जो मद्रास की होती है वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होती है। तो इस तरीके से संधि की वही बातें थी कि जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो कभी करना नहीं है, और जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए। ठीक है, हर जाना पर जाना जो है अभी चूँकि बराबर का था तो इतना ज़्यादा कुछ उसमें लगाया नहीं गया। ठीक, तो इस तरीके से ये संधि के तहत ये युद्ध भी क्या हो जाता है? खत्म। अब आते हैं हम लोग
तीसरे युद्ध के बारे में। तीसरा युद्ध, जो तीसरा युद्ध है वो इसके 10 वर्ष बाद शुरू होता है। 10 वर्ष 1790 में और 1792, 2 वर्ष चलता है, 1792 में ख़त्म हो जाता है। अब ये युद्ध जो है, इस युद्ध के दौरान क्या होता है, अभी दूसरा युद्ध टीपू ने एंट्री मारी और इस दौरान काफ़ी समय मिल गया, 10 वर्ष का लगभग। तो टीपू ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, टीपू ने अपनी शक्ति को काफ़ी बढ़ाया जो है, उसमें बहुत सारे आर्थिक सुधार किए, बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि श्रृंगेरी मंदिर का निर्माण किया, उसमें जो है शारदा देवी की मूर्ति स्थापित करने के लिए पैसे वैसे दिए, चंदा वंदा दिए, ने बहुत सारे काम किए ना। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे काम किए और अपने राज्य को विस्तृत करने का काम किया मैसूर ने। अब मैसूर जब जो है शक्तिशाली होने लगा तो अंग्रेज़ और मराठे फिर से भयभीत हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस युद्ध में क्या करते हैं, जो अंग्रेज रहते हैं वो मराठों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी तरीके से सजग हो जाते हैं कि मराठे और जो निज़ाम है इनको हम लालच देते हैं। अंग्रेज़ कहते हैं कि जब युद्ध में हम लोग जीतेंगे मैसूर को तो फिर बराबर में 3 भागों में बांटा जाएगा। ये पूरा लालच दे देते हैं किसको, निज़ाम को, हैदराबाद के निज़ाम को और मराठों को। मराठा के पेशवाई होते थे तो मराठों को और निज़ाम को पूरा क्या लालच देते हैं कि हम लोग जब जीत लेंगे मैसूर को, टीपू सुल्तान को मार मूर देंगे तो फिर क्या करेंगे, क्षेत्र बांट लेंगे। तो लालच में आ जाता है कौन, मराठे और निज़ाम। तो शुरू में ही तिरगुट एक बन जाती है किसके विरुद्ध, मैसूर के खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ। टीपू सुल्तान के खिलाफ शुरू में ही एक तिरगुट बना लेते हैं कौन, अंग्रेज़ बना लेते हैं। और मराठे अब जो है शुरुआत से किसके खिलाफ लड़ेंगे, टीपू के खिलाफ लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही हुआ कि शुरुआत में ही टीपू जो है अपने ही देश के दुश्मनों से घिर गया, और जो इसकी राजधानी थी हट था श्रीरंगपट्टनम, और श्रीरंगपट्टनम में अब यहाँ पर जो है कार्नवालिस बंगाल का क्या होता है, गवर्नर जनरल होता है। कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल। कार्नवालिस स्वयं अपनी सेना लेकर के श्रीरंगपट्टनम चल देता है। जब राजा ही युद्ध में शामिल हो जाए तो युद्ध तो जीतना ही होगा, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। सेनापति कोई वैसा आए तब तो कोई मतलब उतना वो नहीं रहता है, लेकिन कार्नवालिस स्वयं आ गया। तो तीसरे युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कार्नवालिस था। तो लॉर्ड कार्नवालिस अपनी सेना लेकर के मराठों की सहायता से कहाँ प्रवेश करता है, श्रीरंगपट्टनम में प्रवेश करता है, और श्रीरंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसके बाहरी क्षेत्र पे जो है कब्जा कर लिया जाता है। और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम को जीत लेता है कौन, कार्नवालिस। और श्रीरंगपट्टनम को जीत करके बिल्कुल जो है टीपू सुल्तान को हरा ही देता है, पूरी तरीके से परास्त कर देता है। टीपू सुल्तान हारा हुआ रहता है तो एक संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की। कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में कौन सी संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की। किसके बीच में, टीपू और कार्नवालिस के बीच में, अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। अब श्रीरंगपट्टनम की अब चूंकि जो हारा हुआ है उससे जीता हुआ संधि कर रहा है, तो फिर जीता हुआ उस पर बहुत सारे दबाव डालेगा। अब यहाँ पर इसका जो है क्या करते हैं कि आधा राज्य ले लेते हैं अंग्रेज। किससे, मैसूर से, ठीक। और इसके अलावा इससे 3 करोड़ युद्ध का हर्जाना लेते हैं। कितना लेते हैं, 3 करोड़। और कहते हैं जब तक 3 करोड़ तुम नहीं दे दोगे तब तक तुम्हारे दोनों बेटे, इसके टीपू को दो बच्चे थे, दोनों बच्चों को जो है कैद कर लिया जाता है। अंग्रेज दोनों बच्चों को क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं कि 3 करोड़ हर्जाना जब तक भर नहीं दोगे, युद्ध की भरपाई नहीं कर दोगे, तब तक जो है तुम्हारे दोनों बच्चे हमारे कैद में रहेंगे। और जो आधा राज्य इनसे लिया जाता है उसको बांट लेते हैं तीनों, कौन कौन, निज़ाम और मराठा और अंग्रेज। अब बांटते कैसे हैं तो वो भी देख लेते हैं मानचित्र की सहायता से। ये है हमारा भारत, चूँकि ये मैसूर था, ठीक है। और इधर मराठे हैं, इधर क्या है, मराठे हैं, इधर निज़ाम, हैदराबाद निज़ाम है, और यहाँ मद्रास बैठा हुआ है, मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए हैं, और अंग्रेज इधर भी हैं। ये त्रावणकोर एक राज्य है जो अंग्रेजों के संरक्षण में ही है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो ये वाला क्षेत्र है, ये उत्तर वाला क्षेत्र मराठों को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, मराठों को। ये तुंगभद्रा वाला क्षेत्र है, तुंगभद्रा वाला क्षेत्र किसको दे देते हैं, मराठों को दे देते हैं। धारवाड़ वाला, ये धारवाड़ है,
धारवाड़ का क्षेत्र मराठों को दे देते हैं। और इसके अलावा कडप्पा वाला क्षेत्र, कुडप्पा, कटप्पा नहीं, कटप्पा नहीं, कडप्पा, कडप्पा या कुडप्पा, कुडप्पा वाला क्षेत्र किसको दे देते हैं? निज़ाम को दे देते हैं। ये वाला क्षेत्र किसको दे देते हैं? निज़ाम को दे देते हैं। और डिंडीगुल वाला क्षेत्र जो है, 12 महल और डिंडीगुल वाला क्षेत्र कौन ले लेता है? अंग्रेज ले लेते हैं। तो ये वाला क्षेत्र अंग्रेज ले लेते हैं और पूर्व वाला क्षेत्र दे देते हैं निज़ाम को। उत्तर वाला क्षेत्र जो आपका धारवाड़ वाला क्षेत्र है किसको देते हैं? मराठों को। धारवाड़ मराठों को दे देते हैं और कुडप्पा दे देते हैं निज़ाम को। और 12 महल और डिंडीगुल कौन ले लेते हैं? अंग्रेज ले लेते हैं। तो इस तरीके से इनमें बट जाता है, क्या बट जाता है? जो है मैसूर का आधा राज्य, और आधा दे देते हैं टीपू को कि तुम आधे पे क्या करो? शासन करो। तो पूरी तरीके से टीपू को बर्बाद कर देता है कौन? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की क्या होती है? संधि होती है। अब ये तो हारा हुआ था, ख़त्म ही हो गया पूरी तरीके से। इसके बाद में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। कब होता है? 1799 में, अर्थात 7 वर्ष बाद में चौथा आंग्ल मैसूर। अब चूँकि टीपू के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, लेकिन टीपू ने कहा था कि 100 दिन गीदड़ की तरीके से जीने की अपेक्षा 1 दिन शेर की तरीके से जीना काफ़ी बेहतर है। इसकी ये सोच थी, बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव रहता था। कहता था गीदड़ की भांति 100 दिन जीने से अच्छा है शेर की तरीके से 1 दिन जियो और लड़ते हुए मर जाओ। ऐसा व्यक्ति था। तो इसने कहा मैं ऐसे तो मैसूर नहीं जाने दूंगा, बेशक मुझे लड़ना पड़े, लड़ते लड़ते मैं अपने राज्य को बचाऊंगा। तो अगर चाहता तो जैसे अभी तक बंगाल में हो रहा था, मीर जाफ़र जैसे लोग गीदड़ थे। मीर जाफ़र को जो है क्लाइव का गीदड़ कहा गया, क्लाइव की लोमड़ी कहा गया, क्लाइव का जो चमचा कहा गया मीर जाफ़र को। तो अगर चाहता तो टीपू भी चमचा बन जाता अंग्रेज़ों का। कहता भैया तुम ही हमारे माई बाप हो, ले जाओ, हमको पेंशन वेंशन दे दो, हम उतने में ही खुश रहेंगे। अभी तक तो यही अंग्रेज कर रहे थे, पेंशन दे देते। और इस समय अब आता है वेलेज़ली, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन आता है? वेलेज़ली। इसने जो है सहायक संधि थी। इसने क्या चलाई थी? सहायक संधि। मैंने बताया था जब हम लोग फ्रांसीसी पढ़ रहे थे तो फ्रांसीसी गवर्नर सबसे पहले कौन था जिसने सहायक संधि स्टार्ट किया था? फ्रांसीसी गवर्नर सहायक संधि प्रारंभ करने वाला। फिर से रिकॉल करना, ठीक है? तो उसका विस्तार कौन करता है? अंग्रेज वेलेज़ली करता है भारत में। तो सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम को 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत अपने शासन सत्ता में जो है कर लेता है अंग्रेज। हैदराबाद के निज़ाम सबसे पहले सहायक संधि अपनाने वाले थे। कौन? हैदराबाद के निज़ाम। कब आया था? वेलेज़ली 1798 ईस्वी में पहला सहायक संधि करने वाला कौन राज था? हैदराबाद का निज़ाम। और सहायक संधि में होता क्या है कि अंग्रेज़ों की सेना रहेगी, अंग्रेज़ों का एक रेजिडेंट रहेगा तुम्हारे राजमहल में, और खर्चा किसका होगा? जिस राज्य में सेना अंग्रेज़ों की रहेगी वो खर्चा करेगा। ये सहायक संधि का मतलब था। मतलब हम तुम्हारी राज्य को बचाएंगे लेकिन खर्चा कौन करेगा? राज्य करेगा। तो मैसूर के शासक से भी कहा था, वेलेज़ली ने टीपू से भी कहा था कि तुम सहायक संधि स्वीकार कर लो और तुमको हम छोड़ देंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन उसकी तो सोच थी कि 100 दिन गीदड़ की अपेक्षा जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की भांति जियो, मर जाओ कोई बात नहीं। उसने कहा हम युद्ध करेंगे, बेशक हमारी शक्ति कमज़ोर हो गई लेकिन हम युद्ध करेंगे। तो 1799 ईस्वी में वेलेज़ली जो है युद्ध की घोषणा कर देता है। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। और श्रीरंगपट्टनम में लड़ते हुए 1799 ईस्वी में शहीद हो जाता है कौन? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते युद्ध में ही मारा जाता है। और इस तरीके से मैसूर को जीत लेते हैं कौन? अंग्रेज। और मैसूर को जीत करके 1799 ईस्वी में मैसूर में फिर जो बाकी बचा हुआ क्षेत्र था उसको फिर बांट लेते हैं। निज़ाम को थोड़ा बहुत दे देते हैं, थोड़ा जो है उसको दे देते हैं मराठों को, और बाकी बचा हुआ क्षेत्र अंग्रेज ले लेते हैं। और थोड़ा सा हिस्सा ऐसे नाम चलाने के लिए वडियार वंश के कब्जे में दे देते हैं। उसमें वडियार वंश इसके पहले था, हैदर अली आया था उसके पहले कौन सा वंश था? वडियार वंश, जो कि हिंदू शाही वंश था। तो वडियार वंश का ही एक छोटा सा बच्चा था कृष्णराज। क्या नाम था? कृष्णराज। अब कृष्णराज को राजा बना दिया। वडियार वंश कह दिया कि तुम हमने फिर से जो है मुस्लिम सत्ता हटा करके मैसूर में और हिंदुओं की सत्ता जो पहले से थी उसको स्थापित कर दिया। और छोटे से क्षेत्र में कृष्णराज को राजा बना करके
जो है अंग्रेज इसको अपने संरक्षण में ले लेते हैं। तो 1799 ईस्वी में मैसूर अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य बन जाता है। लेकिन जब तक टीपू था तब तक नहीं, टीपू के मरने के बाद 1799 ईस्वी में कृष्णराज को यहाँ का वडियार वंश का छोटा सा बच्चा था, उसको अल्पवयस्क अवस्था में उसे राजा बना दिया और अंग्रेज़ों ने अपनी रेजिडेंट रख दी, अपनी सेना रख दी और वहाँ पर शासन करने लगे। तो इस तरीके से मैसूर पर कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का। तो यहाँ पर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या क्या मुख्य घटनाएं थीं? इसका समय क्या था? 1799। अब संधि तो होगी नहीं क्योंकि राजा तो मारा गया, तो 3 ही संधि होती हैं। पहली संधि मद्रास की संधि, दूसरी संधि मंगलौर की संधि और तीसरी संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद कैसे रखना है? मद्रास पूरब में है, तो मद्रास में अंग्रेज हैं और हराया किसको था? हैदर अली ने, अंग्रेज़ों को। तो उन्हीं के घर में जा कर के संधि होती है। तो मद्रास की संधि पहले युद्ध में होती है और दूसरी संधि चूँकि जो है बराबर रहा युद्ध। और मैंगलोर कहाँ है? मैसूर में है। तो मैंगलोर में जो कि पश्चिम में है, पश्चिमी तट पर है, तो मैंगलोर में दूसरी संधि होती है। दूसरी संधि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय होती है। कब होती है? 1784 में, 1784 में। और तीसरी संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम को कौन जीत लेते हैं? अंग्रेज जीत लेते हैं। और श्रीरंगपट्टनम में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक संधि हुई थी, बहुत ज़्यादा टीपू के लिए कैसी संधि थी? शर्मनाक संधि थी, क्योंकि उससे युद्ध का हर्जाना लिया गया, आधा राज्य ले लिया गया, उसके बच्चों को बंदी बना लिया गया। तो एक शर्मनाक की बात हुई ना। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ऐसा था जिसने कहा था कि एक दिन शेर की भांति जीना बेहतर है 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा। तो इसलिए फिर से जो है 1799 ईस्वी में जब वेलेजली भारत का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उसके गवर्नर जनरल के समय में 1799 ईस्वी में फिर से रंगपट्टनम में धावा बोलते हैं अंग्रेज और अंततोगत्वा टीपू सुल्तान शहीद हो जाता है और छोटे से हिस्से में वडियार वंश की स्थापना कर जाती है कृष्णराज के नेतृत्व में। और सहायक संधि के तहत मैसूर को अंग्रेज अपने पाले में कर लेते हैं, अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो 4 होते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर था जो है आपका बेरेलिस्ट करके था, बेरेलिस्ट नाम था उसका। तो इससे प्रश्न नहीं आता, लेकिन गवर्नर जनरल से तीनों को याद रखना है। पहला वारेन हेस्टिंग दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और तीसरा कॉर्नवालिस तीसरे युद्ध में, और चौथे युद्ध में वेलेजली। ये क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो इनके समय में ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं और मैसूर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग अगले टॉपिक में मराठों को पढ़ेंगे, किस तरीके से शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया। और